बीए सेकेंड ईयर, मध्यकालीन भारत के इतिहास। आज हम इसमें टॉपिक सल्तनत कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे। जैसे कि पिछले लेसन्स में हमने देखा कि सल्तनत काल में जो शासक और जो उनकी व्यवस्थाएं थी, जो उनकी राजनीतिक विजय थी और किस तरह से भारत के अंदर मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ, उसके बाद आज हम इनके द्वारा स्थापित की गई राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में हम देखेंगे। सल्तनत काल जो था भारत के अंदर, दिल्ली सल्तनत काल, उसमें इस्लामिक कानून जो है उसके द्वारा उसको चलाया जाता था, क्योंकि सल्तनत कालीन राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं था, वो इस्लामिक कानून को मानता था। और चूंकि उस समय शासक जो था वो मुसलमान था और शासन करने वाला वर्ग जो अमीर और अन्य अधिकारी थे वो ज़्यादातर मुसलमान अधिकारी थे, तो इस कारण से इस्लाम जो है उनका राज्य धर्म होता था और इस्लाम के अनुसार या इस्लाम के जो शास्त्रीय कानून होते थे वो मान्य होते थे। जो कर व्यवस्था थी वो भी इस्लाम के अनुरूप ही लागू करने की कोशिश की जाती थी। तो इसके तहत सल्तनत काल में सबसे प्रथम जो अधिकारी होता था वो सुल्तान होता था। इस काल में जो शासक या राजा होता था उसको सुल्तान कहा जाता था, जो कि बाद में मुगलों ने जो है उसमें परिवर्तन कर दिया और उन्होंने सुल्तान की जगह बादशाह जो है वो नाम इख्तियार किया था। सुल्तान जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो केंद्रीय शासन का मुखिया होता था, उसके पास सभी प्रकार के अधिकार थे। कहने को तो उसको इस्लामिक कानून के रहते हुए अधीन रहते हुए काम करना पड़ता था। तो पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी जो है वो सुल्तान ही नहीं था, उसको जो है वो अपने राज्य को जो है वो इस्लामिक कानून के अनुरूप या धार्मिक नियमों के अनुरूप जो है वो उसको चलाना होता था। लेकिन जो शासक अत्यधिक शक्तिशाली होता था वो राज्य के हित के लिए जो बेहतर समझता था उसको भी करता था, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबसे ऊपर आता है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें या सुल्तान के जो प्रमुख कार्य थे, एक तो ये तो सर्वोपरि था, या हम ये कह सकते हैं कि बट नेचुरल था कि सुल्तान जो है वो राज्य जब वो शासक बनता था तो उसका मूल उद्देश्य अपने शासन तंत्र की सुरक्षा करना होता। इसके सिवाय जो उसके काम होते थे उसमें सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक आज्ञाओं और कानूनों का पालन करना, ये उसका जो है कुछ पूरे अगर हम सल्तनत काल में देखें तो बहुत कम ऐसे शासक होंगे जिन्होंने इसके अलग जाकर काम किया। ज़्यादातर जो सुल्तान होते थे वो इसकी आज्ञा की पालना करते थे। दूसरा जो कारण है न्यायिक व्यवस्था। राजा का एक बहुत बड़ा काम था कि राज्य के अंदर न्यायिक व्यवस्था स्थापित करें। अब नीचे जो है वो न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उलमा होते थे, वो जो है वो शास्त्रीय कानून, इस्लाम के शास्त्रीय कानून के अनुसार जो है वो न्याय देते थे। लेकिन ये सब अधिकारियों के सबसे ऊपर जो न्यायिक अधिकारी होता था, सबसे बड़ा होता था वो सुल्तान होता था, और वो किसी भी उलमा या किसी के दिए हुए आदेश को निरस्त कर सकता था, लेकिन उसका काम था कि वो इस न्याय व्यवस्था को लागू करे। तीसरा, यातायात मार्गों को सुव्यवस्थित करना। अब चूंकि उस समय राज्य उसको अपना राज्य सुरक्षित करना होता था, तो उसके लिए जो है वो यातायात के नियमों को सुरक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बिना न तो सूचना इधर उधर जा सकती थी, न
सेना इधर उधर जा सकती थी, न व्यापार हो सकता था। तो राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जो है ये व्यवस्था बहुत जरूरी थी, जो कि शासकों द्वारा समय समय पर की जाती थी। उसके बाद फौजदारी कानूनों को लागू करना, मतलब राज्य के अंदर व्यवस्था करना, उसके अंदर कानून, और ये देखना कि चाहे वो न्यायिक कानून हो चाहे फौजदारी कानून हो, उसको सही तरीके से लागू करवाना। इसके लिए जो है वो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और राजा समय समय पर उसका अवलोकन करता था। फिर आक्रांताओं से, विदेशी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना, ये स्वाभाविक सी बात है कि राज्य की सुरक्षा जो है वो राजा का पहला धर्म होता था। और उसके साथ ये बात भी जुड़ी होती थी कि अगर विदेशी आक्रमण होता है तो उस सुल्तान का स्वयं का अस्तित्व खतरे में हो जाता है। तो ये जो है एक सुल्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो कई तरीके से करता था, सेना को जो है वो सुदृढ़ीकरण करता था, सेना का आधुनिकीकरण करता था, सीमाओं पर जो है बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, उसमें सैनिक रखे जाते थे, रसद रखी जाती थी, गुप्तचर सूचना तंत्र होता था कि किसी तरह का कोई आक्रमण या कोई ऐसा सीमाओं पर मूवमेंट तो नहीं हो रहा है सैनिकों का। तो ये सारी बातें जो है वो उसके सुल्तान के कार्य क्षेत्र में आती थी। फिर जो मुस्लिम देश होते थे, या हम अगर ये दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आसपास के जो राज्य होते थे उनसे जो है वो अपने साम्राज्य या भारत की जो है वो सुरक्षा करना। फिर सार्वजनिक कार्यों को पूर्ण करना। सार्वजनिक कार्यों में बहुत सारे आते थे। एक तो जो इस तरह के काम होते थे कि अस्पताल खोलना, नहरें खुदवाना, कुएं खुदवाना, बाग लगवाना, ये सारे काम जो है गरीबों की मदद के लिए अस्पताल खुलवाना, ये सारे सार्वजनिक कार्य होते थे जो कि राजा जो है इन कार्यों को करवाता था, अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो करके। तो ये एक जो है वो बेसिक कार्य थे जो कि प्रत्येक सुल्तान जो है वो करवाता था, या उससे जो है वो अपेक्षा इस कार्य की जाती है। तो इस तरीके से जो है वो सुल्तान सर्वोच्च अधिकारी होता था, स्वेच्छाचारी होता था। उसके ऊपर सुल्तान के ऊपर किसी प्रकार का कोई हायर अथॉरिटी नहीं होती, बस सिर्फ इतना होता था कि कोशिश ये की जाती थी कि वो इस्लामिक कानून के तहत जो है वो अपना राज्य की व्यवस्था करे। सुल्तान शक्तिशाली होते हुए भी एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण राज्य का कार्य नहीं किया जा सकता, तो वो अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। अब सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति सुल्तान की इच्छा से होती थी। उस समय कोई प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस जो है वो मंत्री बनने की नहीं होती, सिर्फ ये होता था कि वो योग्य होना चाहिए और सुल्तान का विश्वास प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। उस समय जो मंत्री लगाए जाते थे वो सुल्तान स्वयं नियुक्त करता था और उसकी मर्जी पर वो कार्य करते थे, और जब सुल्तान उससे किसी कारण से असंतुष्ट होता था तो वो मंत्री पद से उसको हटा देता था। तो मंत्री का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता था? सुल्तान के प्रति होता था, जनता के प्रति नहीं होता, क्योंकि उस समय जो है राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। तो मंत्री जो है वो सुल्तान की इच्छा पर नियुक्त होते थे। वो राजा की इच्छाओं की, नीति और निर्देशों की पालना करते थे, और राजा के प्रति या सुल्तान के प्रति ही उत्तरदायित्व उनका होता था। इसके साथ साथ जो नियुक्त किए जाते थे उसमें सबसे पहला नाम जो है वो नाइब का। नाइब जो है ये सुल्तान बहराम शाह जो कि रजिया सुल्तान के बाद जो है वो शासक बना था। तो बहराम शाह के समय में इस पद की स्थापना की गई थी, और राजा के बाद अगर कोई शक्तिशाली होता था तो वो नाइब होता था। उसके पास सभी अधिकार होते थे और वो वजीर से
पद में ऊपर होता था, सुल्तान के नीचे होता था, लेकिन वजीर से वो अधिक शक्तिशाली हो जाता था। और अगर शासक जो है वो अयोग्य होता था तो ये शक्तिशाली होता था। लेकिन जो शक्तिशाली योग्य शासक होते थे वो कई बार नायक के पद को खाली रखते थे, वो उसमें किसी की नियुक्ति नहीं करते। लेकिन जब राजा कमजोर होता था, सुल्तान कमजोर होता था, तो ये पद जो है वो शक्तिशाली होता था। नायक के बाद दूसरा अधिकारी जो है वो वजीर होता था। उसको हम एक तरह से कहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री होगा, वजीर। और वो जो है जितनी भी देश के अंदर जो राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं होती थी, उन सब में शक्तिशाली जो है वो वजीर ही होता था। और वो जो है महत्वपूर्ण सुल्तान के नाम पर पदाधिकारी नियुक्त करता था, जहाँ पर जो है वो सुल्तान स्वयं हर नियुक्ति नहीं करता था, तो उसके निर्देशानुसार वजीर जो है वो नियुक्ति करता था। और वो जो है प्रजा और राजा के बीच में एक कड़ी होता था, और सभी जो है वो महत्वपूर्ण निर्णयों में वो शासक का साथ देता था, उनको परामर्श देता था। अब वजीर जो है वो वित्त विभाग का प्रमुख भी होता था, और जो है वो सारे, अब वित्त विभाग का प्रमुख होने से क्या महत्वपूर्ण काम हो गया वजीर का कि उसको लगान व्यवस्था करना, लगान कितनी वसूल करनी, क्या करनी, किस तरीके से करनी, वो सारे निर्णय वो लेगा। सैनिक व्यय कितना हुआ, सैनिकों पे कितना खर्च होगा, अन्य कितने कर लगाए जाएंगे, वो कर लगाएंगे, फिर उसको वसूल कैसे किया जाएगा, वसूल होने के बाद उसका वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारे काम जो है वो वजीर के पास होते थे। और इस विभाग को जो है वो दीवाने विजारत जो है वो कहा जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था, और इस पद पर ज्यादातर जो है जो सुल्तान का अत्यधिक विश्वास पात्र व्यक्ति होता था, वही जो है वो इस पद पर रहता था। उसके बाद दूसरा जो विभाग आता है दीवाने आरीज। दीवाने आरीज जो है ये एक महत्वपूर्ण शासकीय विभाग था। इसमें जो है इसको सैनिक विभाग का महाप्रबंधक कहा जाता था। मतलब ये डिफेंस, एक तरह से डिफेंस का डिपार्टमेंट होता था। इसमें जो है पूरा नियंत्रण जो है वो दीवाने आरीज के हाथ में होता था। कितने सैनिक होंगे, सैनिकों की व्यवस्था करना, उनकी तनख्वाहों की व्यवस्था करना, उनके अस्त्र शस्त्र, फिर उसके बाद उनको वेतन बांटना, उनका प्रशिक्षण करना, सेना में अनुशासन स्थापित करना, ये सारे काम जो हैं वो दीवाने आरीज द्वारा ही किए जाते थे। और ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि इसमें जो ये डिफेंस डिपार्टमेंट था उस काल में ये महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि सल्तनत पीरियड में सुल्तान की जो शक्ति थी वो मिलिट्री बेस थी, सेना पर आधारित थी। उस समय जो है युद्ध करके ही सेना के दम पर जो शासक सैनिक रूप से शक्तिशाली होता था वो अपनी सत्ता स्थापित करता था। तो इस कारण से सेना के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इस कारण से सुल्तान जो है ऐसे व्यक्ति को ही अपॉइंट करता था जो कि उसका बहुत विश्वास पात्र होता था। और बहुत से ऐसे सुल्तान होते थे जो कि इस विभाग को अपने पास रखते थे और स्वयं ही सेना का जो है वो संचालन करते थे। इसके बाद दूसरा जो है वो दीवाने इंशा। ये एक प्रकार से अमीर मुंशी था, और इसका काम था जो शाही पत्र व्यवहार होते हैं उनकी व्यवस्था और उनकी सुरक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैसे तो दीवाने इंशा की मदद के लिए बहुत सारे लिपिक थे जिसको कि दबीर कहा जाता था उस समय। ये दीवाने इंशा जो है वो उस समय शासक द्वारा जो पत्र लिखे गए, दूसरे देशों के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ, उनके साथ जो संधियां हुई, जो निर्णय हुए,
और इवन जो राज्य के अंदर जो है पत्र व्यवहार होना, उन सबकी सूचनाएं रखना, ये सारा काम जो है वो दीवाने इंशा का होता था। फिर दीवाने रसालत, ये जो है इसमें थोड़ा विवाद है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ये धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन डॉक्टर हबीबुल्लाह का मानना है कि ये विभाग जो है एक तरह से विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। विदेश विभाग मतलब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिसको हम कह सकते हैं, कि विदेश विभाग का अधिकारी होता था। और पत्र व्यवहार करना, वहाँ के राजदूतों को किसको भेजना, वहाँ से राजदूत आते, ये सारा काम जो है वो दीवाने रसालत द्वारा किया जाता था। फिर एक और महत्वपूर्ण अधिकारी था सद्र उस सुदूर। इसका मुख्य काम था कि इस्लामिक नियमों को लागू करना, ये देखना कि राज्य में जो मुसलमान रह रहे हैं वो इस्लामिक कानून के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि दिन में नमाज पढ़ना 5 बार, रोजे रखना, जो ज़कात कर है, ये मुसलमानों से ज़कात कर वसूल हो रहा है या नहीं हो रहा, मस्जिदों की रख रखाव है, ये सारा काम जो है वो सद्र उल सुदूर का होता था। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण काजी उल कुज़ात, ये एक तरह से जस्टिस डिपार्टमेंट हम इसको कह सकते हैं, और ये न्याय विभाग का मुख्य शासकीय अधिकारी होता था, काजी उल कुज़ात। ये जो है न्याय विभाग, धर्मस्थ विभाग, न्याय विभाग को चलाता था। और इसमें जो है ये काजियों के निर्णय के विरुद्ध अपील, ये बड़ा अधिकारी होता था, और काजियों के विरुद्ध निर्णय भी होते हैं, उसकी अपील भी जो है ये सुनवाता था। अब ये सारे अधिकारी जो है पद और सम्मान में बराबर नहीं थे, कोई पद जो है वो ज़्यादा, उसके पास अधिकार ज़्यादा होते थे, किसी के पास कम होते थे, और ये राजा के ऊपर होता था कि वो किस अधिकारी पर कितना विश्वास करता है और उनको कितना अधिकार देता है। पर ये निश्चित था कि ये सब अधिकारी सुल्तान के निर्देशों में कार्य करते थे, और उसके जो है वो प्रति ही सभी मंत्रियों का उत्तरदायित्व जो है वो सुल्तान के प्रति होता था।